हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रैक्टिस सेट में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग पूरे प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है अदस। अदस शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप होगा? अदस का अर्थ होता है वह, ठीक है। आप सभी को बताना है अदस शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? अभ्युदय होगा या अम्युष्या होगा या अमुह होगा या अमुया होगा? ऑप्शन ए है अमुभ्य, ठीक है। ऑप्शन बी अमुष्या, ऑप्शन सी है अमुह या ऑप्शन डी अमुया। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, अमुभ्या। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, किस कवि को सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? किस कवि को, ठीक है। यहाँ पे किस कवि को होगा, ठीक है। बिहारी को, मतीराम को, दुलारी लाल भार्गव को या वियोगी हरि को? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? राइट आंसर बताएंगे आप सभी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, है ना। डी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। वियोगी हरि को जो है सतसई पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उड्डयन में संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है उद्धन डयनम या उड्डन अयनम या उड्डधन अडनयम। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा उत्तधर डयनम, ठीक है। उत्तधन डयनम, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किस लेखिका का है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो कस्तूरी कुंडल बसे जो आत्मकथा है वो है मैत्री पुष्पा की, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी कृति जो है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित है, जो संस्मरण विधा की है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? हम हशमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधिया, उस चंदन वन की या संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा हम हशमत, ठीक है। हम हशमत सही जवाब है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा, फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? राइट आंसर क्या होगा? वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है अरबी, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? आप सभी को बताना है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्लिष्ट, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो विश्लिष्ट कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक कौन सा शब्द इसमें जो है होगा? आगत पतिका या प्रवस्त पतिका, पोषित पतिका या आगमस्यत पतिका? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना।
वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसको हम क्या कहेंगे? आगम्यस्यत पतिका। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, नी धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में क्या होगा? अनयम होगा या अनयम होगा या अनयत होगा या अनय होगा? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? नी धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अन्य। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, अन्य। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति कितने भागों में है? 2 भागों में, 1 भाग में, 3 भाग या 4 भाग? निराला की साहित्य साधना जो आलोचनात्मक कृति है वो कितने भाग में है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा, 3 भागों में। पहले भाग का प्रकाशन 1929 में और दूसरे भाग का प्रकाशन जो है 1972 में और तीसरे भाग का प्रकाशन जो है वो हुआ था 1976 में। ठीक है, तो 29, 72, 76 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, निराला की साहित्य साधना जो आलोचनात्मक कृति है, निराला की साहित्य साधना जो आलोचनात्मक कृति है ये 3 भागों में है। तीनों भाग का प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अलंकेश परिवाची शब्द है किसका? ठीक है, बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का या चपला का? अलंकेश किसका परिवाची शब्द है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? अलंकेश किसका परिवाची शब्द है? तो कुबेर का है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है, कुबेर। चलिए आगे देखते हैं, अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अभिज्ञ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निबंध संग्रह शब्दिता शब्दिता के निबंधकार कौन है? विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती या पंडित विद्या निवास मिश्र? आप सभी को बताना है कि शब्दिता के निबंधकार कौन है। शब्दिता जो है एक निबंध संग्रह है। ठीक है, किसका है यह निबंध संग्रह किसका है? तो सही जवाब होगा धर्मवीर भारती का। राइट आंसर धर्मवीर भारती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, गांव के चारों ओर जल है, उपयुक्त वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही होगा? ठीक है, यानी कि गांव के चारों ओर जल है, इसका संस्कृत बताना है आप सभी को। ऑप्शन ए है ग्रामम परितः जलम अस्ति, या ऑप्शन बी देखेंगे ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, या ऑप्शन सी देखेंगे ग्रामस्य चहुदिशाशु जलम अस्ति, या ग्रामस्य चहुदिशाशु जलम सन्ति। राइट आंसर क्या होगा? गांव के चारों ओर जल का यहाँ पे संस्कृत अनुवाद हो जाएगा ग्रामम परितः जलम अस्ति। ठीक है, टीजीपीटीटी में जो है ये क्वेश्चन आना अनिवार्य है, तो इन सब आप लोग अनुवाद जरूर सीख लीजिएगा संस्कृत का। ठीक है, ग्रामम परितः जलम अस्ति अनुवाद के लिए आपको विभक्ति रूप, शब्द रूप, धातु रूप ये सभी आने चाहिए, तभी आप जो है संस्कृत अनुवाद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का कौन सा क्रम यहाँ पे सही होगा? ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आचार्य भरत मुनि के बाद, ठीक है, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने अपने विचार या मत प्रकट किए हैं उनके नाम बताना है क्रम सहित। ठीक है, क्रम में बताना है। तो देखेंगे सबसे पहले जो है भट्ट लोलट ने, ठीक है, फिर भट्ट शंकुक ने, फिर भट्टनायक ने, फिर अभिनव गुप्त ने। ठीक है, तो ये है हमारा क्रम, इसको आप लोग क्रम से याद रखिएगा। ठीक है,
पहले भट्टलोलट, भट्टशंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। संस्कार शब्द में उपसर्ग बताना है आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। संस्कार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है सम का, सन का, सम्स का या संस का। तो संस्कार में आप सभी को पता है सम उपसर्ग है। ठीक है, सम। ठीक है, सम आप आधा म ध्यान रखेंगे, सम ऐसे भी आता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सम, ये सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। स्तो चुनास्तु सूत्र के अनुसार श्चुत संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है। आप सभी को बताना है स्तो चुनाश्चु सूत्र के अनुसार श्चुत संधि। ठीक है, श्चुत संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही होगा। राइट आंसर क्या होगा। श्चुत संधि का जो है यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा रामस धन चिनौत बराबर यहाँ पे हो जाएगा रामस चिनौत। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है। चाहिए के अर्थ में, योग्य के लिए या के लिए या करके। तुमुन, ठीक है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग इनमें से किस अर्थ के लिए होता है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तुमुन का जो है के लिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सुधन आगतम स्वागतम इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा। यानी आपको बताना है स्वागतम में। ठीक है, स्वागतम में जो है कौन सा सूत्र लागू होगा। अक, सर्वेट दीर्घ या आधा गुणा या इको एड़च या वृद्धिरेचि। राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी क्या होगा। स्वागत का जो यहाँ पे सूत्र होगा वो हो जाएगा इको एड़च। ठीक है, इको एड़च। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। ओके, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, देखेंगे। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, है ना। ऑप्शन ही थोड़ा बड़ा है ऐसे। हाँ, आईओ दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए देखते हैं। मन की उद्दप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस जो है आप सभी को बताना है इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, शांत रस है, वियोग रस है, करुण रस है या वात्सल्य रस है। पंक्तियों को पढ़िए, आराम से आप लोग पहचान लेंगे कौन सा रस है इसमें। ठीक है, मन का उद्दप्त वेदना। ठीक है, वेदना शब्द को पकड़िए। ठीक है, मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो यहाँ पे करुण रस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा करुण रस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं। यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म सितत्व नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद होगा। ठीक है, इन पंक्तियों में जो है छंद बताना है आप सभी को। ऑप्शन ए देखेंगे 14 मात्राओं का यति से 18 मात्राओं वाला मात्रिक छंद होगा, या 10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला वर्णिक छंद होगा, या 13 मात्राओं के यति से 26 मात्राओं का मात्रिक छंद होगा, या 15 मात्राओं की यति से 30 मात्राओं वाला मात्रिक छंद होगा। राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए पहले मात्रा गिनना जो है मैं आप सभी को यहाँ पे बता देती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1
2 1 2 1 2 1 1 2 2। ठीक है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब यहाँ से हैं तक, ठीक है, हम जो कुछ देख रहे हैं यहाँ तक जो है 14 मात्राएं हो रही हैं। ठीक है, अब सुंदर है सत्य नहीं है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 14 मात्राओं के यति से 28 मात्राओं वाला मातृक छंद है। ठीक सॉरी, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगर आपको मात्रा गिनने आता है तो एक बार आप लोग भी करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। माँ के सचू उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? विभावना, विशेषोक्ति, प्रतीप या अन्वय, अनन्वय। आप सभी को बताना है इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतीप अलंकार है। ठीक है, प्रतीप अलंकार। एलिमिनेशन पे से भी आप लोग अलंकार को आप लोग छाट सकते हैं। आप विभावना का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं की जाती, विशेषोक्ति भी नहीं है, अनन्वय भी नहीं है। ठीक है, प्रतीप अलंकार है। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में इनमें से कथन कौन सा सत्य है ये बताना है। ऑप्शन ए देखेंगे, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। ऑप्शन बी है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। ऑप्शन सी है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। ऑप्शन डी है, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों पे। ठीक है, खास करके ऐसे प्रश्न को हम पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते हैं लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर होगा, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। ठीक है, अगर अर्थबोध कराने के संदर्भ में इनमें से कथन अगर पूछा गया है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, कंकड़ क्वड़ित रणित निपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था करलो गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं, आज नमुख को सता रही, आज नमुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? ठीक है, इन पंक्तियों में काव्य दोष पूछा जा रहा है। ठीक है, तो काव्य दोष में जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए पंक्तियों को। ठीक है, अभी राइट आंसर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वचन दोष, वचन दोष है यहाँ पे। ठीक है, वचन दोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख कृतियों का प्रमुख कृति कौन सी है? निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर है, जटिलता से सरलता की ओर है, कि भावों से विचारों की ओर है, या विचारों से भावों की ओर है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? तो जटिलता से सरलता की ओर है ना, जटिलता से सरलता की ओर हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? आप सभी को बताना है इनमें से कौन आचार्य जो है कवि कालिदास से पहले आते हैं? भारवी, भास, दंडी, भवभूति। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा भास कवि। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। इनका जो है ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा, इनका जो समय बताया गया है वो है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी। ठीक है,
चौथी शताब्दी। ठीक है, इनका समय आप लोग ध्यान रखिएगा, या चौथी शताब्दी लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्तरई में नहीं आती? आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्तरई में नहीं आती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋतु संहार। ऋतु संहार जो है लघुत्तरई में नहीं आती, बाकी तीनों लघुत्तरई में आती हैं, कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, रकम याद कर लीजिए। ठीक है, र से रघुवंशम, क से कुमार संभवम और म से मेघदूत। ठीक है, ये लघुत्तरई में तीनों रचनाएं आती हैं, ये आप ट्रिक याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, और बृहत्तरई में कौन कौन से आते हैं, तो इसके लिए आप किशुन याद रखेंगे, किशुन। ठीक है, की से हो जाएगा किरातार्जुनीयम, स से हो जाएगा शिशुपाल वधम और न से हो जाएगा नैषधि चरितम। ठीक है, ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। इसका किशुन का आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, किरातार्जुनीयम, ठीक, उसके बाद शिशुपाल वधम, उसके बाद न से नैषधि चरितम। ठीक है ना, चलिए वो बृहत्तरई में आती हैं तीनों रचनाएं। आगे देखेंगे 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 का, चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? आप सभी को बताना है चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है, तो हबीब तनवीर की है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हबीब तनवीर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे थे शेर बब्बर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बल देवी पर लहू पुकार उठा था। कितनी अच्छी पंक्ति है ना। अब आप सभी को इसमें बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है। ठीक है, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है ना। आप इन पंक्तियों को पढ़ के आराम से पहचान लेंगे कि कौन सा काव्य गुण जो है यहाँ पे है, ओज है। ठीक है, ओज गुण है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राइट आंसर क्या होगा इसमें, चलिए देख लेते हैं। कालिदास की रचना हो जाएगी मेघदूत, भास का हो जाएगा स्वप्नवास दत्तम। ठीक है, और मम्मट का हो जाएगा यहाँ पे काव्य प्रकाश, और विश्वनाथ का हो जाएगा साहित्य दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 30 क्वेश्चन थे सारे। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट में जो है 30 क्वेश्चन थे, तो आशा करती हूँ कि सभी प्रश्नों को आपने सॉल्व किया होगा। कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न कैसे रहे, कितने प्रश्न आप सभी के सही हुए हैं, क्वेश्चन पसंद आए हों। लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा क्लास कैसी रही, है ना। और अपना ख्याल रखिए आप लोग और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।